हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6। इस चैप्टर को सारांश के रूप में हम लोग पूरा देखेंगे। आप लोग इसे अच्छे से देखिए। जो इम्पोर्टेंट विषय है उसे ही लिया गया है और परीक्षा के लिए इतना सारा पॉइंट काफ़ी है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और जो इसमें न्यू स्टूडेंट जुड़ा हुआ है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। तो 6 नंबर चैप्टर से लिया गया है। देखिए, दक्षिण एशिया विश्व का महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है। क्या है? दक्षिण एशिया। एशिया का दक्षिण भाग यानी कि हमारे भारत, इसमें 7 देश लगभग शामिल है। 7 देश लगभग इसमें शामिल है ना। तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है तथा मालदीव है। इस 7 देश इसमें से शामिल है। ठीक है, दक्षिण एशिया पद का इस्तेमाल हम लोग इस 7 देश के जरिए ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसे अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इसमें शामिल किया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में आपस में सहयोग और संघर्षों का दौर चलता रहा है। दक्षिण एशिया में क्या हुआ है? सहयोग और संघर्ष का दौर जो है चलता रहता है। सहयोग मतलब एक देश दूसरे देश के लिए सहयोग करता है ना। क्या करता है? सहयोग जो है करता है। चलिए हम लोग अब देखेंगे दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति क्या है ना। इसमें हम लोग विचार करेंगे। देखिए, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत, अगर हम लोग उत्तर में देखेंगे, आप लोग दिशा निर्देश किस तरह से करते हैं? ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, इधर हो गया दक्षिण, ये हो गया दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया। देखिए, उत्तर में विशाल क्या है? हिमालय है और श्रृंखला है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और पूर्व में मौजूद है बंगाल की खाड़ी। यह इलाका एक विशिष्ट प्रकृति का इलाका हम लोग जानते हैं। इस क्षेत्र के रूप में हम लोग को नज़र आता है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, यह भौगोलिक विशिष्टता ही इस उप महाद्वीपीय क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। और इस क्षेत्र की चर्चा जब हम लोग क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। जब तक अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है, तो जब चर्चा करते हैं तो तब हम लोग इसे भी शामिल करते हैं। अब देखिए, दक्षिण एशिया की राजनीति एवं शासन व्यवस्था कैसी है? दक्षिण एशिया की राजनीतिक और शासन व्यवस्था कैसी है? देखिए, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीति प्रणाली नहीं है। ये दक्षिण एशिया जो देश है हमारा, इस महादेश में जितने सारे देश हैं लगभग एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, अलग अलग रूप से। कहाँ कैसा है? देखिए कहाँ कैसा है अब लोग देखेंगे। अनेक समस्याओं और सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कामयाब हो गया है ना। ब्रिटेन जब यहाँ व्यवस्था मतलब वहाँ के लोग यहाँ आकर अपना हक जमा रहे थे, तो उस समय अगर हम लोग देखेंगे तो उस समय के बाद से हम लोग श्रीलंका और भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हम लोग कायम हो गए। ठीक, भारत और श्रीलंका एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में हमेशा लोकतांत्रिक रहे हैं। भारत और क्या है? श्रीलंका। ये दोनों ही एक लोकतांत्रिक रूप
में रहा है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है? लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों के द्वारा सरकार को चुनने का हक रहता है, अधिकार रहता है ना। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव सरकार को चलाते हैं जनता, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मंत्री को चुनते हैं और मंत्री क्या करता है, सरकार को चलाता है, तो यही होता है अप्रत्यक्ष। चलिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के नेताओं का शासन रहा है। यहाँ क्या क्या रहा है? लोकतांत्रिक और सेनाओं का शासन बांग्लादेश में रहा है और पाकिस्तान में रहा है, दोनों जगह में। चलिए, अब देखिए, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र, मतलब राजाओं का बोलबाला, राजाओं का सब कुछ 2006 तक था, है ना, 2006 तक था। और बाद में लोकतंत्र की बहाली हुई और 2006 के बाद इसमें क्या हुआ, लोकतंत्र का बहाली हुआ। मालदीव सन 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, अब यहाँ लोकतंत्र है। 1968 तक ही वहाँ मालदीव में जो है सल्तनत के द्वारा शासित हुआ करते थे और बाद में क्या हुआ, वहाँ लोकतंत्र का स्थापना हो गया। देखिए, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र का अनुभव कैसे हुआ? दक्षिण एशिया, देखिए, दक्षिण एशिया के 5 देश में लोकतंत्र को व्यापक जन समर्थन हासिल हुआ। 5 जो देश है, इस देशों को व्यापक रूप से लोकतंत्र का समर्थन प्राप्त हुआ। इन देशों में हर वर्ग, हर धर्म, आम नागरिक लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और प्रतिनिधित्व पूर्वक लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का समर्थन भी करते हैं। अच्छा मानते हैं और लोगों को प्रतिनिधित्व पूर्वक लोकतंत्र का स्थापना लोग किया और उसको समर्थन भी अच्छे ढंग से करते हैं। इन दोनों ने इन मिथक को तोड़ दिया और लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही सफल, यानी कि सफल होने लगा, जिसे हम लोग फल फूल कह सकता है। अतः दक्षिण एशिया के लोकतंत्र के अनुभवों और लोकतंत्र की वैश्विक आधार जो है, इसे हम लोग देख सकते हैं। अनुभवों से लोकतंत्र की वैश्विक कल्पना का भी दायरा जो है बढ़ गया। अब देखेंगे हम लोग दक्षिण एशिया में शामिल देश की समस्या क्या है। जो दक्षिण एशिया में देश शामिल है, इस देश में किस तरह की समस्या जो है हो रहा है। पहला है संघर्षों वाला क्षेत्र। इस जगह में हर समय कुछ न कुछ संघर्ष एक देश दूसरे देश से होते आ रहा है। सीमाओं का विवाद, बहुत ज़्यादा सीमाओं का विवाद चल रहा है, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर, इधर चाइना तरफ, चारों तरफ मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहा है। नदी जल व्यवस्था जो है, ये भी बहुत बड़ा समस्या है। विद्रोह संघर्ष जो है, कोई नहीं मान रहा है तो उस पर विद्रोह मतलब थोप रहा है, तो इसी तरीके से होते रहा। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। जातीय संघर्ष, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। संवेदनशील इलाका, संवेदनशील इलाका मतलब क्या होता है? हर समय अलर्ट रहना, हर समय अलर्ट रहना, वही होता है संवेदनशील। मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति क्या है। पाकिस्तान सेना और लोकतंत्र दोनों तरफ, मतलब दोनों तरीके से वो लोग क्या करते थे, शासन को चलाते थे, सेना और लोकतंत्र दोनों। पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली है, राजनीतिक सेना जो है बहुत प्रभावशाली है। यही कारण है कि यहाँ बार बार सैन्य शासन लोकतंत्र को कुचलाता जा रहा है। इसी कारण लोकतंत्र की व्यवस्था जो है सैनिकों के द्वारा यहाँ कुचला जा रहा है, मतलब मान नहीं रहा है। ऐसा ही बांग्लादेश में भी हुआ और वैसा ही स्थिति बांग्लादेश में भी हुआ करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सर्वप्रथम देश की बागडोर जनरल अयूब खां ने ली, फिर जनरल याहिया खां, तत्पश्चात जनरल जिया उल हक और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ
ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक सरकार का गठन यानी कि स्थापना कर दिया। कितने साल में? 1999 में। आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। परवेज मुशर्रफ इसने क्या किया? लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटा दिया और फिर से सैनिकों के द्वारा जो व्यवस्था है सैनिक, इसको लागू कर दिया। चलिए, कुछ समय के लिए अवश्य जुल्फ़िकार अली भट्टो, बेनज़ीर भुट्टो तथा नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतंत्र सरकार का कार्यरत रही है। मतलब इन्हीं लोगों के बदौलत फिर से वहाँ क्या हुआ, सरकार जो है, लोकतंत्र का सरकार जो है ये बनना शुरू हुआ। उसके बाद देखिए, जून महीना में 2013 में नवाज शरीफ के नेतृत्व में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार का स्थापना हुआ, परंतु 2017 में उन्हें वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया और उसी पद से हटाते हुए 10 साल की सज़ा का आदेश जो है उनको दे दिया गया। जुलाई 2018 में क्या हुआ देखिए, पाकिस्तान में हुए आम चुनाव में इमरान खान के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और अब जो वर्तमान में है वो वहाँ का प्रधानमंत्री है इमरान खान, और 2018 में ही उसका चुनाव हुआ था और उसमें लोकतांत्रिक रूप से विजय प्राप्त भी किया था। ठीक है, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण स्थायी न रह पाने के कारण, ये क्या कारण है जो कि लोकतंत्र स्थायी रूप से मतलब नहीं रह पा रहा है, तो इसका कोई कारण है। तो ये क्या कारण है? पाकिस्तान में बार बार सैनिक शासकों द्वारा तख्ता पलट हुआ है। सैनिक शासनों के द्वारा तख्ता पलट का मतलब कुछ दिन सैनिकों का तो कुछ दिन लोकतंत्र का, इसी तरीके से मतलब होते आ रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान में कभी भी लोकतंत्र स्थायी रूप से कार्य नहीं कर पाया है। इसी चलते कभी भी उसमें लोकतंत्र जो है स्थायी रूप से नहीं हो पा रहा है। लोकतंत्रीकरण के निम्नलिखित कठिनाई भी कुछ हैं। क्या कठिनाई है देखिए, यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभियानों का सामाजिक दबदबा है, जिसके कारण कई बार निर्वाचित कारणों के लिए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सरकारों को गिरफ्तार, सैनिक शासनों के कमियां भी वहाँ देखने को मिला है। पाकिस्तान की भारत के साथ हमेशा से तनातनी रही है। पाकिस्तान और भारत में हमेशा क्या हुआ है, तनातनी रही है, मतलब अच्छा संबंध नहीं रही है, जिसका फ़ायदा उठाकर वहाँ के सैनिक शासक या धर्मगुरु लोकतांत्रिक सरकार को खोट खिटा दिखाकर वहाँ की जनता को बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में है। वो लोग ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो सुरक्षा है ये खतरे में हम लोग को दिख रहा है। तो इसके लिए हम लोग को और सत्ता काबिज हो जाते हैं और हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि ये बाहर ना हो और हम लोग अच्छे से इसको रख सकें। यही चीज़ देखने को मिला। पाकिस्तान में अधिकांश संगठन द्वारा सैनिक शासन को जायज़ ठहराया जाता है। जायज़ क्या करता है? ठहराया जाता है। ठीक, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं मिलती है कि वहाँ शासन व्यवस्था जो है अच्छे से चले, लोकतांत्रिक चले, ये कोई बाध्य ऊपर से दबाव नहीं है। इस वजह से ही सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए ही बढ़ावा मिलता है। इसीलिए सेना क्या करता है, अपना सरकार को बढ़ावा देने के लिए ही वो लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना दबाव को रखते हैं। कोई दबाव नहीं है तो क्या है, उसमें वही स्थिति होगा। अमेरिका तथा पश्चिमी जो देश है उसने अपने अपने स्वार्थ से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। जो लोग अच्छे स्थिति में थे तो उसमें इन लोगों को कुछ मतलब ही नहीं किया कि आप लोग
जिस तरीके से आते रहे हैं उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए, हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए उसके बाद बांग्लादेश संकट, भारत पाकिस्तान युद्ध, है ना। भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो संकट आया तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। देखिए कहाँ कैसा। बांग्लादेश पाक का अंग था। बांग्लादेश क्या था? पाक का, मतलब पाकिस्तान का अंग था। उस समय पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान भी हम लोग, या पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को उसी नाम से हम लोग जानते थे, इसे पूर्वी पाकिस्तान भी कहते थे। यह बंगाल और असम के हिस्से को काट कर बनाया गया था। बांग्लादेश और ये वाला जो हिस्सा है इस तरीके से है, ये हो गया WB, ये हो गया असम, ऊपर वाला जो है ना, तो इसको काट कर मतलब इसको बनाया गया था। पाकिस्तान यहाँ पर दबदबा बना रहा था और वहाँ पर क्या हुआ, जबरन उर्दू भाषा थोप कर वहाँ की संस्कृति को नष्ट कर रहे। वहाँ लोगों को उर्दू भाषा बोलने के लिए मजबूर किया और वहाँ का जो संस्कृति था वो नष्ट उन लोग करने का पूरा साजिश वहाँ रचते थे। उसके बाद देखिए इसका विरोध यहाँ की जनता ने किया, उसका विरोध किया कि हम लोग इस तरीके की भाषा नहीं बोलेंगे, नहीं सुनेंगे। बांग्लादेशी लोग जो वो लोग कहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जन संघर्ष छिड़ गया और वहाँ के जो नेता है शेख मुजीबुर रहमान, वहाँ क्या हुआ, बहुत सारा लोगों को संघर्ष में जोड़ दिया। शेख मुजीबुर रहमान जो है वहाँ आवासी लीग, वहाँ 1970 में सभी सीटों में क्या किया था, सभी सीटों में विजय मिली थी। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था और याहिया खां के दौर में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का कोशिश किया और उसके बाद वहाँ से उसको जेल भेज दिया गया और वहाँ जो नेतृत्व चल रहा था उसको नष्ट करने का पूरा भरपूर कोशिश किया। हजारों लोग मारे गए तथा लाखों शरणार्थी भारत आए थे। समस्या को देखकर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को समर्थन किया और भारत पाक जो युद्ध है वो आगे बढ़ गया। और युद्ध हुआ, उसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। कब? 1971 में। ये आप लोग ध्यान दीजिए। अब हम लोग देखेंगे नेपाल में लोकतंत्र। क्या देखेंगे? नेपाल में लोकतंत्र। देखिए नेपाल में लंबे समय तक राजा और लोकतंत्र समर्थकों को उद्दोजहद चलती रही है। मतलब वहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो राजाओं का दबदबा जो है सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिला। अब यह राजनीति में माओवादी भी बहुत प्रभावशाली हो गए। वहाँ पर माओवादी लोग जो थे उस संगठन का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ा था। कहाँ पे? नेपाल पे। नेपाल में राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थकों और माओवादियों के बीच लंबे त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम यह रहा है कि नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत खड्ग प्रसाद शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में नेपाल में नए प्रधानमंत्री बने थे। अब हम लोग देखेंगे नेपाल में लोकतंत्र कैसे है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए अब हम लोग श्रीलंका की तरफ आएंगे। श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, यानी कि हमारे जब भारत को मिला उसी वर्ष के एक वर्ष बाद श्रीलंका को भी मिल गया। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति के बावजूद
सिंघाली और तमिल समुदायों के जातीय संघर्ष का भी शिकार वहाँ पर वो लोग रहा था। और उसके बाद सिंघाली श्रीलंका के मूल निवासी थे। क्या हुआ, वो लोग सिंघाली जो लोग थे वो लोग श्रीलंका के मूल निवासी थे, पहले से मतलब रह रहे थे। तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में बसे, और इसीलिए जो तमिलनाडु के लोग थे ये लोग जाकर श्रीलंका में बसे थे। श्रीलंका में जातीय संघर्ष, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था ये भी नोट आप लोग करिए। उसका पूरा नाम क्या था? सीलोन। क्या था? सीलोन। ठीक है। यह संघर्ष मुख्य रूप से तमिल द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए था। इसका अलग एक राष्ट्र चाहिए और क्या करेंगे? संसाधन, मतलब वहाँ पे जो जो चीज़ मिल रहा था उसी चीज़ को अपना हक में लाने के लिए ही ये लोग तमिल लोग जो है वहाँ अपना ये जताते थे। ठीक। वही दूसरी ओर सिंघाली समुदाय द्वारा लगातार उनकी इस मांग का विरोध भी करते चला था। वो लोग चाहते थे हम लोग को चाहिए और सिंघाली लोग चाहते हैं हम लोग नहीं देंगे। इसी तरीके से एक संघर्ष जो है चला था। आप देखिए यह संघर्ष मुख्य रूप से मई में क्या हो, देखिए मई 2009 में श्रीलंकाई सेना द्वारा लिट्टे का प्रमुख प्रभावकरण के मारे जाने के पश्चात श्रीलंका में वर्षों से चले आ रहे गृह युद्धों की समाप्ति हो गई। लिट्टे का जब मृत्यु हुआ तब ये युद्ध जो है एकदम समाप्त हो गया। दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध में शुरू से ही खटपट रहा है, तनावपूर्ण रहा है। इसके बीच 1947 से 48, 65, 71 और 99 में सैन्य संघर्ष हो चुके थे, यानी कि युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं, इस समय हुए थे। ठीक है, ये आप लोग नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दक्षिण एशिया देशों में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसकी अन्य सभी देशों से सीमाएं लगती है। भारत एक ऐसा देश है, सभी देशों से सीमाएं जो है लगती है। कौन कौन सी सीमाएं लगती है ये एक वीडियो हमने बना दिया है आप लोगों को, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए तो आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू समझाया गया है, उसे आप लोग देखिए तो आप लोगों को याद भी हो जाएगा। चलिए, इसके कारण भारत के इन देशों के साथ कुछ मुद्दे पर मतभेद है तो बहुत से क्षेत्र में सहयोगी भी है। कुछ कुछ क्षेत्र में मतभेद तो है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत सारा सहयोग भी मिला है। अब हम लोग देखेंगे श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कैसी है। गृह युद्ध होने के बावजूद भी श्रीलंका ने बहुत तेज़ी से विकास किया। गृह युद्ध तो हुआ लेकिन उसके बाद भी बहुत जल्दी उसका विकास जो है हो गया। श्रीलंका जनसंख्या नियंत्रण के मामले में सबसे सफल रहा है, यानी कि ज़्यादा उन लोग जनसंख्या को बढ़ावा नहीं दिया, कंट्रोल में रखा। क्या किया? कंट्रोल में उसको रखा। नहीं तो उतना छोटा देश में अगर जनसंख्या भारत जैसा वृद्धि होगा तो कहाँ रहेगा वो लोग, जगह है ही नहीं, इसीलिए उसको नियंत्रण में रखा। दक्षिण एशिया में सभी देशों में से श्रीलंका ने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत जल्दी कामयाब कर लिया। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन भी दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। ये हो गया श्रीलंका वाला।
अब देखेंगे हम लोग मालदीव। क्या देखेंगे? मालदीव। देखिए, जो कि 1965 तक मालदीव ब्रिटिश सरकार के अधीन रहा था। मतलब बहुत लंबे समय तक रहा है उसके कब्जे में। उसके बाद उससे वो लोग छुटकारा उन लोगों को मिल गया। 1965 में मालदीव को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली और राजा मोहम्मद फरीद दीदी के अधीन यह एक सल्तनत बन गया। मतलब राजाओं का बोलबाला वहाँ देखने को मिला था। 1968 में इस राजशाही को भी खत्म कर दिया गया। मतलब कुछ दिन चलने के बाद वहाँ भी उस राजा का बोलबाला खत्म हुआ। देखिए, अब देखेंगे हम लोग भूटान। भूटान ने अपना संविधान 2008 में लागू किया। तभी से भूटान में वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था चलते आ रही है। अब हम लोग देखेंगे संबंध। भारत और दक्षिण एशिया के देशों के साथ संबंध कैसा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध हम लोग देखेंगे। ये संघर्ष है, ऊपर वाला संबंध है, इधर संघर्ष। कैसा संघर्ष रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हम लोग जानेंगे। कश्मीर समस्या विभाजन के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। चूँकि विभाजन के समय कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य जो है था और उसका अधिकार विलय भारत में हुआ था। उसका अधिकार किसके साथ था? भारत के साथ। ये वाला हिस्सा जो है, इधर हो गया आपका पाकिस्तान, इधर हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हिस्सा जो है भारत के हिस्से में आया था, जबकि पाकिस्तान उस पर नाराज अपना दावा करता था और पाकिस्तान चाहते थे कि ये जो जगह है ये हम लोग लेंगे। इसी तरीके से वहाँ अपना दबाव जो है वो लोग थोपते रहे थे। इस समस्या को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच 1947-48 में एक बार युद्ध हुआ और 1965 में एक बार युद्ध हो चुका है। और 1948 के बाद सफलपूर्वक कश्मीर को दो हिस्से हो गया। एक हिस्से हो गया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम लोग कहलाए, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। अधिकृत कश्मीर मतलब कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के तरफ वो लोग देखभाल करते थे, वो लोग वहाँ सब कुछ दबदबा रखते थे सब कुछ, और एक तरफ हो गया हमारा भारत की तरफ। कश्मीर समस्या आज भी जस के तस बनी हुई है, लेकिन अब और वैसा नहीं है ना। अब ऐसा नहीं है, अब तो सुलझ गया है वर्तमान में। आज इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बड़ी समस्या का रूप जो है लिया, बहुत बड़ा समस्या का रूप लिया। अब देखिए बांग्लादेश का समस्या। 1971 में बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं आई, जिसको लेकर बांग्लादेश के नेताओं ने भारत से हस्तक्षेप और समर्थन मांगा। जब उसके साथ युद्ध हो रहा था पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो बांग्लादेश मतलब उसमें नहीं निपटने के कारण वो लोगों ने अपना सहयोग भारत से मांगा। तो भारत ने क्या किया, उसको सैन्य सहायता प्रदान किया कि हम लोगों को मांगे हैं तो हम लोग भी आपको सहायता प्रदान जरूर करेंगे। इसी तरीके से बांग्लादेश को अपना समर्थन दिया था। भारत ने सैन्य सहायता दी और बांग्लादेशियों का समर्थन भी किया। उससे भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष जो है और बढ़ गया। तो जब बांग्लादेश को सपोर्ट किया तो पाकिस्तान जल गए। तो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध 1971 में हुआ था, वो बांग्लादेश के चलते हुआ था। ठीक है, चलिए भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते, क्या क्या समझौते हुआ था, कब कब हुआ था, देखिए ये ध्यान रखिए आप लोग। सिंधु
नदी जल समझौता 1960 में, ठीक है। ताशकंद समझौता जो कि 1966 में, और शिमला समझौता 1972 में। ये आप लोग ध्यान रखिए। लाहौर बस यात्रा 1999 में, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो उस समय वो पाकिस्तान बास में सफ़र किए थे पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध क्या है? सकारात्मक यानी कि सहमति जिसे हम लोग कहेंगे। पिछले 10 वर्षों में अधिक संबंध मजबूत हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में बहुत बड़ा एक संबंध जो है रहा है। बांग्लादेश भारत की पूर्व की ओर नीति का हिस्सा है। अपना प्रबंध और पर्यावरण के मामले पर देशों ने क्या किया था? दोनों देशों के बीच एक सहयोग कर रहे थे, व्यापार को बढ़ावा दिया। अब आएंगे हम लोग नकारात्मक यानी कि विवाद। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल हिस्से को लेकर मतभेद हुआ। भारत में अवैध अप्रवास जिसका बांग्लादेश खंडन करता है। बांग्लादेश विरोधी कट्टरपंथी आतंकवादियों को बांग्लादेश की जमीन से फैलाना, ये भी एक समस्या है। सेना को पूर्वोत्तर की तरफ जाने के लिए रास्ता नहीं देना, ये भी एक समस्या है। म्यांमार को बांग्लादेश इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देना, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। अब आएंगे पूर्व चलो की नीति जो है। इसमें देखिए, पूर्व चलो नीति भारत सरकार की वह नीति है जिसके द्वारा वह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से अपने संबंध को आर्थिक संबंध अच्छा बनाना चाहते थे। और इसी नीति के अंतर्गत बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के संपर्क साधने की बात भी उस समय कही गई थी। इस बात को भी प्रयास किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर, साझे खतरे मतलब क्या है? दोनों तरफ से जो होता है वही होता है साझे खतरों। तो दोनों तरफ से जो खतरे आ रहा है उसको पहचान की जाए और एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील और बेहतर कर सहयोग के दायरे को बढ़ावा दिया जाए और जितना सारा समस्या है उस समस्या को निपटान किया जाए ताकि खतरा टल सके। भारत और नेपाल के बीच संबंध देखिए, भारत और नेपाल के बीच संबंध मधुर संबंध है। एक रिलेटेड संबंध मतलब जो रिलेशनशिप है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा आप लोगों का, ये आप लोग ध्यान दीजिए। भारत और नेपाल के बीच मधुर संबंध है और दोनों देशों के बीच एक संधि हुई। इस संधि के तहत दोनों देशों में नागरिक एक दूसरे देशों से बिना पासपोर्ट के और वीज़ा के आ जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के एक दूसरे देशों से आना जाना बहुत बड़ी बात है। और काम कर सकते थे, भारत में भी वो लोग आके काम कर सकता है, हम लोग भी वहाँ जाके काम कर सकते हैं। अतीत में व्यापार से संबंधित मनमुटाव जो हुए वो तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन फिर भी एक अच्छा संबंध रहा है। नेपाल की चीन के साथ दोस्ती को लेकर भारत सरकार ने अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताई है। जब नेपाल और चीन एक हो जाते हैं तो हम लोग भारत के जो निवासी हैं, भारत की जो सरकार है वो नेपाल से अच्छे संबंध में है और वो दूसरे से जब मिलता है जो कि भारत से चीन का संबंध बहुत ठीक नहीं है तो ये भारत को अच्छा नहीं लगता है। इसमें बहुत ही नेपाल सरकार भारत विरोधी तथ्यों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है, इससे भी भारत नाखुश होते हैं। बहरहाल भारत नेपाल के संबंध एकदम मजबूत और शांतिपूर्ण है और विभेदों के बावजूद दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, साझे प्राकृतिक संसाधन, बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन, ग्रिड के मसले पर भी एक साथ, मतलब सभी चीज़ों में बहुत ही अच्छा संबंध रहा। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देशों के बीच कुछ संबंध जो है ये मजबूत होने की उम्मीद बंधी हुई है।
भारत और भूटान का संबंध देखिए, भारत के भूटान के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और भूटान सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गरिल्लों के जो भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया, तो भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली थी। भारत भूटान में पन बिजली की बड़ी परियोजनाओं में हाथ बटा रहा है और इस हिमालयी क्षेत्र देश के विकास कार्य के लिए भी सबसे ज़्यादा अनुदान भारत से ही हासिल किया है या होते आ रहे हैं। अब देखिए दक्षेस क्या है, यानी कि सार्क। इससे पहले इसका भी विस्तार रूप से वीडियो बनाया गया है सार्क का। सार्क ये अंग्रेजी में दिया हुआ है, हिंदी में भी इसका नाम दिया हुआ है, तो आप लोग इसका नाम याद करिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, तो यही है इसका पूरा नाम। हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि स्थापना 1985 में हुआ। मुख्यालय उस समय कहाँ था? काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। 2007 में शामिल हुए कितने देश है? देखिए सदस्य, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान भी शामिल है। मतलब कितना देश हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 देश शामिल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता भी है, तो इसीलिए सार्क के साथ कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं, ये आप लोग अपना कॉपी में नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई देशों ने आपस में सहयोग के लिए सन 1985 में दक्षेस यानी कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की स्थापना की है। 2015 में 13वें सार्क शिखर सम्मेलन ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, अफगानिस्तान को सार्क शामिल करने का सहमति बनी, यानी कि 2005 में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया। 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है, में अफगानिस्तान पहली बार सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ। मतलब 13वें में उसको शामिल करने का आग्रह किया और 14वें शिखर सम्मेलन में उसको ढाका में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया और 14वें में उसको शामिल किया गया। ठीक है, वैश्वीकरण के दौर में हुए सार्क सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, आतंकवाद समाप्ति की संबंधी तथा इस क्षेत्र में व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु कोई समझौता पर हस्ताक्षर हुए। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ, जिसका विषय शांति एवं समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध एकजुटता को दर्शाया गया था। सार्क का 19वां सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान में है, में हुआ, परंतु उसी में आतंकवाद हमले के कारण भारत ने इस सम्मेलन में बहिष्कार किया और बाद में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव ने भी इसे सम्मेलन में बहिष्कार कर दिया कि हम लोग वहाँ इसमें जो आतंकवाद की बात कही जा रही है, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, देखिए दक्षिण सार्क के उद्देश्य क्या था? ये पूछता है छोटा छोटा क्वेश्चन, बड़ा भी पूछता है लेकिन छोटा छोटा भी पूछता है, इसे आप लोग नोट करिए। दक्षिण एशिया के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना था। दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, राजनीतिक प्रगति और सांस्कृतिक उन्नति भी करना था। दक्षिण एशिया में सामूहिक आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना था। आपसी संबंधों का भी शांतिपूर्ण समाधान भी करना था। अब देखिए सप्टा, ये भी एक समझौता हुआ संगठन है। इसमें क्या चीज़ को लाया गया? देखिए इसका पूरा नाम भी दिया हुआ है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी कि सप्टा में क्या हुआ? दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। हम लोग दक्षिण एशिया के जितने सारे देश हैं, बिना किसी टैक्स के हम लोग व्यापार कर सकते हैं। लागू हुआ 2006 में। जनवरी
2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार सौदा यानी कि साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि 1 जनवरी 2006 में प्रभावित हुए। इस समझौते के दो मुख्य उद्देश्य है, क्या क्या है देखिए। दक्षिण एशियाई देशों मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है, मतलब हम लोग फ्री में व्यापार कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, तो उसमें हम लोग को टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा संबंध हुआ। भारत के अपने पड़ोसी देश के साथ, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख है, इसमें से यदि पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बाकी राष्ट्र के साथ भारत संबंध कमोवेश मधुर बने हुए हैं। पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी के साथ कम ज़्यादा करके जो है अच्छा संबंध बने हुए हैं। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद भी द्विपक्षीय स्तर पर समझौता, समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए छोटे देशों के लिए अभी भी उपयोगी संगठन है और साप्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पर्यावरण, आर्थिक विकास एवं ऊर्जा आदि क्षेत्र में सहयोग की बात की गई है और इसमें बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपकरण, उसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसमें है। उसमें वर्तमान में भारत विश्व में टेक पर अधिक बल दे रहा है। इसके वरिष्ठ अधिकारियों की 17वीं बैठक फरवरी 2017 में काठमांडू, नेपाल में आयोजित की गई थी। तो ये था आज के लिए वीडियो, बहुत लंबा हो गया। ये पूरा चैप्टर शॉर्ट में आप लोग समझ गए, तो आप लोग उसको किताब से पढ़िए ताकि पूरा आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। और जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत